तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका इंडियन कल्चर हेरिटेज को लेकर एग्जाम होने वाला है और आज इस वीडियो में आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को लेकर आपका जो ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है किस हिसाब से आता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी अपना हेल्प हो जाएगी और आपके पास में चांस बढ़ जाएंगे और आपको अपना आइडिया हो जाएगा किस हिसाब से आपको करना है। तो दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से वीडियो नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करी जाए, यहाँ पे आपका जो इंडियन कल्चर हेरिटेज बनता है जिसको अपना हिंदी में कहते हैं भारतीय संस्कृति विरासत, जिसका हमारा पर कोड बनता है 223। अगर इसके यहाँ पे बात करें क्वेश्चन पेपर की, जो कि पूरा हमारा बनता है 100 मार्क्स का बनता है कि आपको पूरा 100 मार्क्स आएगा और इस 100 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए 100 में से 33 चाहिए। लेकिन अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है जो कि आपका 20% होता है, 20 मार्क्स का होता है, अब बाकी आपका थ्योरी है, थ्योरी किया जाएगा आपका यहाँ पर हमारा पर 80%। अगर 80% में से अगर आप 27 में ले आते हैं और बाकी के आप अपना जो कि टीएम में बनता है हमारा पर टीएमए, तो टीएमए में अगर आप कम से कम अगर 7 नंबर भी ले आते हैं तो भी इनको जोड़कर आपको पास कर दिया जाएगा। और यहाँ आपको मिलेगा यहाँ पर 3 घंटे, तो 3 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पर अपना अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हमारा पर के हिसाब से कैसे क्या आने वाला है, इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट है तो उनको लेकर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है जो कि हमारा प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों जैसे हम लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पर जैसे शुरुआत में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आते हैं आपके यहाँ पर हमारा पर ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पे चारों में से कोई एक सही होगा। अब भौतिक संस्कृति में क्या विषय आते हैं, अभौतिक यानी कि यहाँ पर हमारा पर भौतिक मतलब जो दिखाई दे, अभौतिक हमारा पर जो दिखाई ना दे। तो जैसे कि इसमें हमारा पर ऑप्शन दे रखे वेशभूषा दिखाई देती है, घरेलू सामान दिखाई देते हैं, भोजन दिखाई देता है। लेकिन जो विचार होते हैं, विचार हमारा पर क्या होते हैं, हमारा पर अभौतिक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा विचार। और ऐसे हमारा बनता क्वेश्चन पर हमारे पर दूसरा, फुलवारी कढ़ाई कपड़ों पर किस क्षेत्र की विशेषता है। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कपड़ों पर जो फूलों का ये डिजाइन बनाया जाता है जो कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं जैसे लखनऊ, बंगला, पंजाब, उड़ीसा। तो जो कि हमारा बनता है हमारा पर पंजाब के, पंजाब है, पंजाब की मोस्टली वहाँ पर जो महिला है तो वो हमारा पर जो है फुलवारी का काम करती है। और उसके साथ यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में जैसे हमारे पास कहा जाता है प्रारंभिक वैदिक कालीन लोग मुख्य रूप से किन देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, विष्णु। तो मोस्टली अपना देखा जाए कि जो पहले टाइम में हमारा पर वैदिक समय में ज़्यादातर जो अपना पूजा होती थी जो कि हमारा पर होती थी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिन्हें आप त्रिदेव के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमारा बनता है अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र हमारा पर पुस्तक है जो कि जिसके रचयिता जो कि हमारे बनते हैं हमारे पास चाणक्य। तो चाणक्य है जिन्हें अपना कौटिल्य भी कहते हैं। और तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो रत्नावली है जो कि हमारा पर प्रसिद्ध जो रचना है जो कि बनता है हमारा पर श्री हर्ष की। तो श्री हर्ष की एक रत्नावली हमारा पर प्रसिद्ध ये रचना है। और ऐसे हमारा बनता है क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार कौन थे। तो जो कि हमारा बनता है जेसी बॉस। और ऐसे हमारा बनता है कनिष्क के दरबार में राजवेद कौन थे। तो यहाँ पर हमारा पर जो है कि राजा कनिष्क, तो कनिष्क साम्राज्य है। तो कनिष्क साम्राज्य में हमारा पर जो राजवेद थे जो कि हमारे पे थे चरक। तो ऐसे हमारे पर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगले हमारे पर ऐसे हमारा पर अगला जैसे क्वेश्चन पे हमारा पर 8 है। 8 में हमारा पे कहा जाता है शिक्षा देने वाले संस्थान मदरसे किसके द्वारा चलाए जाते हैं। तो जो कि हमारा बनता है शासक व जागीरदारों के द्वारा हमारे चलाए जाते थे। और ऐसे हमारा बनता है जुलूस वाले गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ईश्वर के पास जाने की पहली शर्त गुरु नानक किस को मानते थे। तो यहाँ पे हमारा पर गुरु नानक देव जी जो कि हमारा पर सिखों के हमारा पहले गुरु है, सिख धर्म के संस्थापक है। जो हमारा इनका जो जन्म हुआ था हमारा पर हुआ था तलवंडी। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और ईश्वर के पास जाने के यानी कि ईश्वर प्राप्त करने के उनकी पहली शर्त है कि गुरु नानक भक्ति और प्यार को मानते थे कि हमें अपना जो है कि सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, हर हमें अपना जो है कि सच्चे प्यार रखना चाहिए, कोई बिना भेदभाव के, बिना अपना लालच के, बिना किसी डर के। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 10 है। 10 में हमारा कहा जाता है पुराणों का क्या महत्व है। तो प्राण हमारे क्या है, एक तरह से हमारा पर पवित्र पुस्तकें है। इन पुस्तकों में हमें अपना कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं जैसे कि हिंदुओं के पवित्र साहित्यिक में पुराणों का विशिष्ट स्थान है। वेदों और महाकाव्यों के पश्चात इन्हीं की महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। संख्या में पुराण 18 है और लगभग उतने ही उपपुराण माने जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध पुराणों के नाम है जैसे ब्रह्म पुराण, भागवत, पद्म,
विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि, मत्स्य पुराण, गरुड़, कई सारे पुराण हमें अपना देखने मिलते हैं। तो कुछ अपने महत्वपूर्ण पुराण हैं। इनका विकास उस समय से माना जा सकता है जब बौद्ध धर्म का महत्व बढ़ रहा था और ब्राह्मण संस्कृति का मुख्य विरोधी बन रहा था। तो इस हिसाब से अपना लिख सकते बनाना कि जो पुराण है हमारे क्या है, ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। और ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 11, जिसमें हमारा पर कहा जाता है आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में ईसाई धर्म के प्रचारकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ईसाई धर्म को लेके अपना इसमें बताना है हमारा पर। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय साहित्य विकास में सार्थक योगदान दिया। सबसे पहले उन्होंने शब्दकोशों और व्याकरण की पुस्तकों को विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करवाया। क्योंकि ईसाई धर्म में हमारे पे कृष्ण धर्म है, तो कृष्ण धर्म में हमारा पर जो भारत में इसका आगमन जो एक तरह से अंग्रेजों के साथ में हो गया था और इनकी पुस्तक यूरोप से आए नए पादरियों के लिए लिखी गई। इन पुस्तकों ने ईसाई धर्म प्रचारकों की भी सहायता की और स्थानीय भाषाओं के लेखकों की भी। वे शब्दकोशों की सहायता से उपयुक्त शब्द तलाशने के लिए या देखने के लिए ले सकते थे कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही है या नहीं। दूसरा तथ्य लिथियोग्राफिक छपवाने की भूमिका है। 19वीं सदी के आरंभ में इन मशीनों यानी प्रेसों की स्थापना भारत में की गई। विदेशियों ने इन प्रेसों की स्थापना ईसाई धर्म में नवदीक्षित या दीक्षित होने वाले संभावित व्यक्तियों के लिए स्थानीय भाषाओं में साहित्य छापने के लिए थी। तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर आप बना कर सकते हैं कि 2 नंबर सवाल है, तो 2 नंबर सवाल में आपको ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है। अगर इतना भी लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर अपना आसानी से आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, जिसमें हमारे पास कहा जाता है मध्यकालीन भारत में रसायन विज्ञान के विकास की व्याख्या करें। तो रसायन विज्ञान मतलब है हमारा पर केमिकल साइंस, एक तरह से कह सकते हैं अपना केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमारा पर मध्यकाल में कागज़ का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। कागज़ के उत्पादन में रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता था। कश्मीर, सियालकोट, जाफराबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मैसूर कागज़ बनाने के सुप्रसिद्ध केंद्र थे और कागज़ बनाने की तकनीक प्राय पूरे देश में समान थी। केवल विभिन्न कच्चे माल की लुगदी बनाने का तरीका अलग अलग था। मुगलों को बारूद और तोपों में उनके प्रयोग की तकनीक का ज्ञान था। भारतीय हस्तशिल्पियों ने इस तकनीक को सीखा और समुचित विस्फोटक पदार्थों की रचना की। तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर अपना कर सकते हैं। और ऐसे आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा कहा जाता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चरक की देन की व्याख्या करें। तो जो जस्ट अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, चरक प्राचीन भारतीय औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। वह कनिष्क के दरबार में राजवेद था। उसकी औषधविज्ञान पर लिखी पुस्तक चरक संहिता अति प्रशंसनीय ग्रंथ है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में रोगों का वर्णन किया गया है और साथ ही उनके कारणों का पता लगाने की विधियों और उनके इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। उसी के सर्वप्रथम पाचन क्रिया चयापचय रोगों के निवारण क्षमता के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना है और इसलिए चरक संहिता में चिकित्सा विज्ञान में रोग की चिकित्सा करने की अपेक्षा रोग के कारणों को दूर करने पर अधिक बल दिया गया है। चरक वंश प्रक्रिया के भी मूल सिद्धांतों को जानता था। तो ये हिसाब से अपना लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा पर अगला क्वेश्चन जैसे जो कि बनता है हमारा पर क्वेश्चन पर हमारा पर 14, जिसमें हमारा पर कहा जाता है कि उपनयन संस्कार क्या है। उपनयन तो यहाँ पर हमारा पर देखा जाए व्यक्ति के हमारे पर जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक हमारे कैसे संस्कार होते हैं, उनमें से एक हमारा बनता है उपनयन संस्कार। जीवन से मृत्यु पर्यंत जीवन की सभी आवश्यकताओं में उपनयन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। संस्कारों की संख्या 40 के करीब है कि हमारा अपना व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना जो हमारे बने गए हैं 40 संस्कार माने गए हैं। उनमें से उपनयन संस्कार महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ महत्वपूर्ण संस्कार है जैसे हमारा गर्भधान संस्कार है, पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, निष्कर्मण और ऐसे हमारा बनता है अब प्रपाशन, चूड़ा कर्म, उपनयन, समावर्तन, विवाह संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार और कई सारे हमारा पर संस्कार है। ये सभी संस्कार ऊपर के 3 वर्णों के लिए ही निर्धारित है, न कि शूद्रों और अशूद्रों के लिए। वस्तुतः उच्च वर्णों की स्त्रियां भी इनमें से प्रमुख संस्कारों से वंचित रह जाती थी। तो ये अपना हमारा कुछ संस्कार बनते हैं। और इसी के अलावा हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, जिसमें हमारे पास कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के किन्हीं 2 लक्षणों की व्याख्या करें कि नालंदा विश्वविद्यालय कि हमारा देखा जाए देश का सबसे बड़ा सबसे पुराना हमारा पर
नालंदा विश्वविद्यालय। तो संस्कृति का आदान प्रदान में यहाँ एक प्राचीन विश्वविद्यालय की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक समय में यहाँ पर इस नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट होते थे और लगभग अपना जो है कि लगभग 1,000-1,500 के आसपास यहाँ पर टीचर होते थे और इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्टाफ। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी संख्या में विद्वान और छात्रों को आकर्षित किया। इन विश्वविद्यालयों के शिक्षक और छात्र धर्म और विद्या के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी विदेश में ले गए थे और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षा होती थी ये होती थी हमारे पर फ्री, तो कोई पैसा नहीं लगता था। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 16। तो 16 में हमारे पे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, कि यहाँ पर विवाह है तो विवाह के हमारे पास कई सारे रूप होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक हमारा बनता है प्रतिलोम विवाह। परिवार का निर्वाह एक प्रमुख संस्कार के अंतर्गत आता है जिसे विवाह कहा जाता है। इसकी प्रकृति के अनुसार विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनुलोम विवाह। उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से जब शादी करता है तो वो कहलाता है अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह की नीच जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से जब शादी करता है तो कहलाता है प्रतिलोम विवाह। तो आसान है कि यहाँ पे प्रतिलोम विवाह क्या है कि यहाँ पर जो है कि नीच जाति यानी कि छोटी जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से जब शादी करता है तो वो कहलाता है प्रतिलोम विवाह। और ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 17। क्वेश्चन में 17 में हमारे पास कहा जाता है कि किन्हीं 8 स्मारकों के नाम दीजिए जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण स्थल है। तो जो कि आज आप लिख सकते हैं कि आपने कई सारे हमारे स्मारक स्थल है देखिए आपने, जैसे अपना ताजमहल है, स्वामीनारायण मंदिर है, आगरा का किला है, कुतुब मीनार है, मैसूर महल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि राजस्थान में है, और जब औलिया की दरगाह है, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा, सांची स्तूप, गोवा में क्रिश्चियन चर्च, इंडियन गेट आदि हमारे विरासत के महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा आप बाकी जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं जिनकी अपना गिनती करना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा क्वेश्चन पे हमारे 18 जिसमें हमारा कहा जाता है भारत में कौन से विभिन्न निर्जातीय समूह आए थे, इनमें से किन्हीं 8 का उल्लेख करें। तो निर्जातीय समूह जैसे कि आप लिख सकते हैं विभिन्न निर्जातीय समूहों का परस्पर मिल जाना हमारी सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण घटक है। अनंत काल से यहाँ वहाँ से लोग यहाँ आते रहे हैं और बसते रहे हैं। यहाँ हम पर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, निग्रो और मंगोलियाड जैसी आदिम प्रजातियों से संबंधित लोगों को पाते हैं। विभिन्न निर्जातीय समूह जैसे ईरानी, ग्रीक, कुषाण, शक, हूण, अरबी, तुर्की, मुगल और यूरोपियन भी आए हैं। वे यही बस गए और यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ घुल मिल गए। अन्य संस्कृति के लोग अपने सांस्कृतिक गुणों, चिंतन और विचारों के साथ आए थे जो यहाँ की संस्कृति के साथ अपना समायोजित हो गए। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि हुई पोशाकें जैसे कि सलवार, कुर्ता और टोपी आदि केवल ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के कुषाणों, शकों और पार्थियानों द्वारा भारत में लाई गई थी। इससे पहले भारतीय बिना सिलाई किए गए कपड़े पहनते थे। आधुनिक पोशाक जैसे पैंट, शर्ट, स्कर्ट यूरोपीय लोगों के द्वारा 18वीं सदी में लाई गई थी। भारत ने सदियों से हमेशा अन्य विचारों को अपनाने की अपनी असाधारण क्षमता को दिखाया। इनमें हमारी संस्कृति को समृद्ध और विविध बनाया है। तो इस हिसाब से अपने इसका आंसर आप अपना कर सकते हैं। और ऐसे हमारे मतलब क्वेश्चन पे हमारा 19 है जिसमें हमारा पे कहा जाता है हड़प्पा वासियों के किन्हीं 4 व्यवसायों की व्याख्या करें, जो कि अपना बना कर सकते हैं। जैसे कि अपना पशुपालन है, कृषि है, या हमारे पास बहुत से व्यापारी होते थे जो कई चीज़ों का लेन देन करते थे। तो जैसे कि हड़प्पा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। शहर में रहने वाले लोगों ने अपने और विदेशी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध विकसित किए और मेसोपोटामिया जैसे दूसरे देशों के साथ भी संबंध स्थापित किए। वे बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। विभिन्न स्थलों से अनेक प्रकार के बर्तन, खिलौने, मुद्राएं और आकृतियाँ खुदाई से प्राप्त हुई है। और इसी तरह अपना लोथल गुजरात के अहमदाबाद के धोलक तालुके में एक बंदरगाह था। यह एक बहुत सुनियोजित 4 दीवारी नगरी भी थी। यह पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसी तरह हमारा पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा 20, जिसमें हमारा कहा जाता है मुगल काल के दौरान साहित्य के विकास
का प्रश्न करें कि मुगल काल के दौरान अपना साहित्य को कैसे बढ़ावा मिला। साहित्य मतलब लिटरेचर, साहित्य मतलब अपना हमारा पास लिटरेचर। तो मुगल काल में साहित्य के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ। बाबर और हुमायूं साहित्य के प्रेमी थे, क्योंकि अपना बाबर है, हुमायूं है, इन्होंने अपना जो साहित्य को अपना बढ़ावा दिया, ये पसंद करते थे। और बाबर स्वयं अब फारसी भाषा का विद्वान था और उसने तुझो के बाबरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसका तुर्की साहित्य में विशेष स्थान है। हुमायूं ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद करवाया था। वह भी विद्वानों का बहुत प्रेमी था और उसने एक बड़ा सा पुस्तकालय भी स्थापित करवाया था। और हुमायूं नामा उस समय की उच्चतम पुस्तकालयों में से एक थी। तो यहाँ पर हुमायूं, तो हुमायूं का अपना पुस्तकालय है और पुस्तकालय काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा था कि सीढ़ी लगाकर अपना जो है कि पुस्तकें निकालनी पड़ती थी। मुगल शासकों के अंतिम दिनों में उर्दू साहित्य विकास आरंभ हुआ। इसका श्रेय सर सैयद अहमद खां तथा मिर्जा गालिब को जाता है। सर अहमद खां की भाषा बहुत सरल थी और प्रभावी थी। उनकी रचनाओं ने उस समय के उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब की प्रेरणा दी और उन्हें उर्दू शायरी को ऊंचाई पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हिसाब से अपना इसका आंसर बना कर सकते हैं। और ऐसे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पे कहा जाता है, आधुनिक काल के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की किन्हीं 4 समान विशेषताओं का प्रश्न करें। कि यहाँ पर जो है कि आधुनिक काल में हमारे पास धर्म को लेकर, समाज को लेकर सुधार जो है उसके बारे में आपको बताना है कि हमारे समाज में कैसे सारे अपना कुछ कमियां थी, तो उन चीज़ों को लेकर हमारे पास काफ़ी सुधार हुए। जैसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध से कई भारतीय और यूरोपीय विद्वानों में प्राचीन भारत के इतिहास, दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। भारत की अतीत की शानदार उपलब्धियों ने भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति गर्व की भावना विकास किया। इस ज्ञान में सुधारकों को अमानवीय प्रथाओं, अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्य करने में सहायता हुई, क्योंकि अब वे धार्मिक विश्वासों से परिचित हो चुके थे। अतः सामाजिक सुधार अधिकांश आंदोलन धार्मिक प्रकृति के थे। ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन सभी भारतीय समुदायों में प्रचलित हो गए। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वासों और पुरोहित वर्ग के आधिपत्य कजम का विरोध किया। उन्होंने जाति भेदभाव, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक भेदभाव, निरक्षरता के विरुद्ध उन्होंने अपना आवाज़ उठाई। तो आप अपना ये लिख सकते हैं कि हमारे समाज में पहले जो है काफ़ी सारी बुराइयाँ थी, उन समाज को और उस समय समाज में जो बुराइयाँ थी उनको अपना हटाने के लिए हमारे समाज में कई सारे समाज सुधारक आए। ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें हमारे पर कहा जाता है, फतेहपुरी सीकरी में अकबर द्वारा बनवाए गए किन्हीं 4 स्मारकों का विस्तृत सेवन करें। तो फतेहपुर सीकरी, तो मैं अपना फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कौन कौन से अपना स्मारक बनवाए, उनमें से 4 का बताना है यहाँ पर। तो अकबर के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का आरंभ हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर बाबर बेटा हमारा पर जो है कि हमारा पर हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा हमारा पर कौन, अकबर। और अकबर को हमारा पर एक जनप्रिय शासक माना गया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी को अपनी नई राजधानी बनवाया, जो उनके शासनकाल की महान उपलब्धि है। बुलंद दरवाज़ा संसार में एकमात्र शानदार दरवाज़ा है। संत सलीम चिश्ती का मकबरा इसकी शान को बढ़ाता है। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर नमूना जोधा भाई का महल। और फारसी शैली से प्रभावित होकर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और अपनी अच्छी योजना और सुंदर सजावट के कारण दीवाने आम एवं दीवाने खास प्रसिद्ध है। इबादत खाना और पंचमहल भी विलक्षण भवन है। पंचमहल 5 मंजिल वाला पिरामिड ढांचा और इसका निर्माण बौद्ध विहार के तरीके पर किया गया। तो ये हमारा बनता है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाए गए कुछ स्मारक। बाकी इसके अलावा और भी आप जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो 200 पेपर में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते। छोड़ना कोई नहीं, सारे क्वेश्चन आप अपने अटेम्प्ट करिए और जहाँ तक हो सके आप अपना आंसर पॉइंट्स में करने की कोशिश करिए, क्योंकि पॉइंट्स में करेंगे तो ऐसे में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस बढ़ेंगे, पास होने के चांस आपके बढ़ेंगे। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत। और ऐसे आगे बढ़े अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें हमारे पे कहा जाता है, गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारत की देन का मूल्यांकन कीजिए कि गणित के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान है। तो बौद्धयान पहले विद्वान थे जिन्होंने गणित में कई अवधारणाओं को स्पष्ट किया जो बाद में पश्चिमी दुनिया द्वारा पुनः खोजी गई। पाई के मूल्य की गणना भी उन्हीं के द्वारा की गई। तो पाई है, पाई की वैल्यू जो कि हमारे पास 22/7
बनता है हमारा, देखा जाए अपना 22 अपना बट्टा 7, तो जिसकी अपना वैल्यू हमारा लेके चलते हैं 3.14। तो ये अपना मैथ में यूज़ होता है। और पाई वृत्त का ये क्षेत्रफल की और परिधि को निकालने की प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर हमारा पर देखा पाई का क्षेत्रफल और उसकी अपना परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस, तो ये भी हमारा पर जो कि बनता है, और जो आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानी जाती है, वह बौद्ध यान के शुल्ब सूत्रों में पहले से ही विद्यमान है, जो पाइथागोरस के ज़माने से कई वर्ष पूर्व लिखे गए थे। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के गणित, नक्षत्रविद, ज्योतिर्विद और भौतिकी के ज्ञाता थे। वे गणित के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक थे। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने आर्यभट्टम लिखा, जो उस समय के गणित का सारांश है। और इसी तरह अपना थोड़ा सा अगर इसके बारे में वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपना यहाँ पर। इस विद्वतापूर्ण कार्य में 4 विभाग है। पहले विभाग में उन्होंने बड़ी दशमलव संख्याओं को वर्णों में प्रकट करने की विधि वर्णित की। दूसरे विभाग में आधुनिक काल के गणित और विषयों के कठिन प्रश्न दिए, जैसे संख्या के सिद्धांत, रेखांकित गणित, त्रिकोणमिति और बीजगणित। शेष को 2 विभाग नक्षत्र विज्ञान से संबंध है। तो आर्यभट्ट ने बताया कि शून्य एक संख्या मात्र नहीं है बल्कि एक चिन्ह है। तो यहाँ पर आर्यभट्ट ने विश्व को दिया हमारा पर दशमलव और शून्य, तो ये भी हमारा पर एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा बात करें अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 24, जिसमें हमारे पे कहा जाता है 1854 में वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा नीति के स्पष्ट किए गए ब्रिटिश उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। तो 1854 में वुड के घोषणा पत्र ने शिक्षा नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट किया, जो कि अंग्रेज या अन्य कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा के माध्यम से यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन और साहित्य की शिक्षा का प्रचार था। दस्तावेजों में सुझाव दिया गया था कि बम्बई, जिसे आज हम अपना कहते हैं मुंबई, मद्रास, जिसे हम अपना आज कहते हैं चेन्नई, और कलकत्ता, जिसे हम आज कहते हैं अपना कोलकाता में विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिए। इसने निजी संस्थानों, अनुदान अनुमोदित प्रणाली, स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण, महिला शिक्षा और ऐसे ही अन्य विकास कार्यों पर जोर दिया। और 1857 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और 1882 और 1887 के क्रमानुसार पंजाब और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इस हिसाब से अपना लिख सकते हैं बना के कि हमारे पास एजुकेशन कैसे बढ़ावा दिया गया। और ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा पर 25, जिसमें हमारे पास कहा जाता है तिब्बत में भारतीय संस्कृति की कहानी का वर्णन कीजिए। तो तिब्बत हिमालय के उत्तर में बहुत ही ऊंचे पठार का बसा है। तिब्बत के लोग बौद्ध है। माना जाता है कि तिब्बत के राजा नरदेव ने अपने एक मंत्री थोनमी संभोट के साथ 16 श्रेष्ठ विद्वानों को मगध भेजा। इन विद्वानों ने भारतीय शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय के पश्चात थोनमो संभोट कश्मीर चले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय लिपि के आधार पर तिब्बत के लिए एक नई लिपि का आविष्कार किया। आज तक तिब्बत में इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से अपने इसको बना कर सकते हैं। अब बाकी आप इसे यहाँ पर अपना पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और बात करते हैं क्वेश्चन पर हमारा 26, जो कि हमारा बनता है वेदीय ब्राह्मण धर्म का पौराणिक हिंदू धर्म में परिवर्तन की व्याख्या करें। तो जो कि हमारा पर जरूरी सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के बाद सबसे अधिक उल्लेखनीय बिंदु था प्राचीन ब्राह्मण धर्म का पौराणिक हिंदू धर्म में परिवर्तन। बौद्ध धर्म को अब पहले की तरह राजकीय संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। ब्राह्मणवाद मुख्य होने के लगा था। गुप्त वंशीय शासकों ने हिंदुओं के भागवत धर्म को विशेष परिचय दिया। वे अपने आप को भगवान कहते थे, विष्णु पूजा करते थे और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करते थे। ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देते थे और मंदिरों का निर्माण करते थे। इसी युग में प्राणों को संकलित किया गया। विष्णु पूजा का प्रमुख देवता बनकर उभरे और धर्म के रक्षक माने जाने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गुप्त काल में शिव और वैष्णव दोनों पूजा की जाती थी, लेकिन वैष्णव को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उनसे संबंधित अनेक कथाओं ने जन्म लिया और उनके सम्मान में महत्वपूर्ण विष्णु पुराण बनाया गया। और इसी प्रकार इसी देवता के नाम पर विष्णु स्मृति का भी रचना की गई। इन सबसे अधिक सर्वोपरि 4वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव कीर्ति श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का वर्णन था। और ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर
जो है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें हमारे पे कहा जाता है जैन के यथार्थवाद का वर्णन कीजिए तथा 7 प्रकार के मूल तत्वों का उल्लेख करें। कि जैन है, जैन धर्म के हमारे पर बनते हैं यथार्थवाद। तो क्या है हमारा पर और उसके कौन से मूल तत्व बनते हैं। चाबरका दर्शन के समान जैन दर्शन भी वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को मानता है। ये भी आस्तिक दर्शनों के समान मानते हैं कि दुख वैचारिक नियंत्रण द्वारा और उचित ज्ञान एवं उचित दृष्टि से उचित आचरण द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे दर्शन के पहले पर्वतक तीर्थंकर ऋषभदेव के साथ अजितनाथ और अरिस्टोनेमी का भी नाम जाता है कि जैन धर्म हमारे पर कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें हमारे पहले तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव जी, और 24वें अंतिम जो तीर्थंकर थे वो थे हमारा वर्धमान महावीर जी। जैन तीर्थंकरों की संख्या 24 है, जिन्होंने वास्तव में जैन दर्शन को में स्थापना की। पहले तीर्थंकर जिन्होंने जैन दर्शन के स्रोत का अनुभव किया था आदिनाथ। 24वें अंतिम तीर्थंकर थे हमारा पर वर्धमान महावीर, उन्होंने जैन धर्म की गति दी। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन को त्याग दिया था। तो इस हिसाब से अपना लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनते हैं इसके हमारा पर कुछ तत्व, जैसे कि लिख सकते हैं अपना कि जैनियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की भौतिक और परभौतिक वस्तुओं के 7 वर्ग होते हैं। इनमें नाम है जीव, अजीव, अस्तिकाय, बंध, संवर, निर्जन और मोक्ष। शरीर जैसे पदार्थ जो अस्तित्व में होते हैं उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। तो ये कुछ हमारा पर इसके तत्व है जो कि आप बना लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को अपना पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ऐसे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 28, जिसमें हमारे पर कहा जाता है हड़प्पा के अवशेषों के किन्हीं 8 मुख्य लक्षणों का उल्लेख करें। कि हड़प्पा सभ्यता हमारी देखा जाए भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसकी खुदाई में हमें अपना कई सारी जगह मिली है, कई सारे हमें अपना अवशेष मिले हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता के होने का प्रमाण देते हैं, उनकी अपना काबिलियत सिद्ध करते हैं कि वो एक हड़प्पा सभ्यता हमारा पर एक विकसित सभ्यता थी। तो यहाँ पे हमारा पर ये अवशेष ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निवास स्थल सिंधु नदी के किनारों पर पाए गए, विशेष रूप से उन मोड़ों पर जहाँ जल की आपूर्ति अधिक थी, उत्पादों के परिवहन के साधन थे और नदी के एक और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थल थे। सभी स्थलों में पाए गए नगरों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी जिनमें सुरक्षा होती थी। ये नगरों के आयताकार नमूने थे और जिनमें सड़कें बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। कि यहाँ पे हमारा पर हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता हमारा पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे घरों बनाने के लिए। हर घर में अपना जो है कि लगभग अपना कुआं होता था। हर घर से नाली निकलती थी जो दूसरे घर के नाले से मिलती थी और सारा गंदा पानी नगर से बाहर जाता था। और रात को प्रकाश करने की व्यवस्था भी होती थी। और अपना यहाँ पे हमारा पर देखा जाए घर में अपना वेंटिलेशन का बहुत अपना महत्व होता था कि अपना बाहर की तरफ भी खिड़की होती थी, घर के पीछे की तरफ भी खिड़की होती थी, ताकि अपना घर के अंदर अपना वेंटिलेशन अपना हवा का संवातन होता रहे। तो अपने हिसाब से अपने इसको बनाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 29, जिसमें कहा जाता है भारतीय समाज में मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। कि हमारे भारतीय समाज में क्या है मादक मतलब हमारा पर देखा जाए कि बहुत से लोग अपना हमारे समाज में कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ऐसे में इसके होने वाले जो दुष्प्रयोग है उसके दुष्प्रभाव इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा पर नशीला पदार्थ हमारे पर शराब, हमारा पर नशीले पेय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स कोई भी हो सकते हैं। और इनके पीने से क्या होता है हमारा पर व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और कई सारी बीमारियों का अपना प्रवेश हो जाता है और अपना व्यक्ति को और भी कई सारी परेशानी आ जाती है। तो इस चीज़ को अपना बना कर सकते हैं। और ऐसे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर बनता है हमारा पर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि हमारा पर लास्ट सवाल बनता है। तो जो कि हमारे पर कहा जाता है भारत तथा रोम के बीच सांस्कृतिक संबंधों का वर्णन कीजिए। कि भारत और रोम के बीच में कैसे सांस्कृतिक संबंध है। तो दक्षिण भारत के उत्पादों का पश्चिम में एकाधिकार था क्योंकि उनकी वहाँ बहुत मांग थी। वास्तव में ईसा युग की प्रथम 3 शताब्दियों में भारत का पश्चिम के साथ लाभप्रद समुद्री व्यापार हुआ, जिनमें रोम साम्राज्य प्रमुख था। रोम भारतीय समाज का सर्वोत्तम ग्राहक था। वे व्यापार दक्षिण भारत के साथ हुआ जो कोयम्बटूर और मदुराई में मिले रोम के सिक्कों से सिद्ध होता है। रोम में काली मिर्च, पान मसालों और इत्रों की बहुत मांग थी। बहुमूल्य पत्थर जैसे कि नगीने, हीरे, पन्ने, मणिके और मोती
हाथीदांत, रेशम और मलमल के वस्त्र वहाँ बहुत पसंद किए जाते थे। रोम के साथ व्यापार से भारत को सोना आता था और भारत को इस व्यापार से बहुत लाभ होता था तथा उस समय कुषाण साम्राज्य को आमदनी के विदेशों में प्रसार के रूप में स्थानीय स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। तो इस हिसाब से अपने इसको बना लिख सकते हैं। बाकी अपना वीडियो को अपना पॉज करके आप अपना यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपना वीडियो को अपना जो है पॉज करके अपना इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट सवाल है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो ये क्या है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और तो मैं समझता हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतनी लंबी वीडियो देखें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंडियन कल्चर हेरिटेज में अगर पास होना है तो सबसे पहला वो क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी पता है, लेकिन आप छोड़िए कोई भी क्वेश्चन नहीं। आप क्वेश्चन आंसर नंबर जरूर ध्यान से डालिएगा और जहाँ तक हो सके आप वो अपना उसमें आंसर जो भी करें तो पॉइंट्स में करने की कोशिश करिएगा और कोई भी पॉइंट्स आपको 2-3 लाइन से ज़्यादा का ना हो। और जैसे एक पॉइंट्स आपका पूरा हो जाए तो एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट्स लिखिए। इससे क्या एक अच्छा लुक भी बनेगा और आपको अपने ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। और बाकी हमारे प्लेलिस्ट में आपके बाकी के जो भी सब्जेक्ट है उन सबको आप अपना देख सकते हैं। सारी वीडियो आपको बिल्कुल फ्री है, अपने वहाँ से तैयारी करके अपना पास होने पक्का कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।